उस शानदार हवेली की दीवारें सड़क के किनारे बड़ी शान से खड़ी थी। हवेली के खुले आंगन में खड़ी महंगी गाड़ियां इस बात का सबूत थी कि यहाँ का मालिक कोई आम इंसान नहीं है। हवेली के सबसे बड़े कमरे में सरफराज सोफे पर लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर वही खास शक्ति और आंखों में वो तेजी थी जो किसी को भी एक नजर में ढेर कर दे। वो अपने हाथ में पकड़े मोबाइल फोन को बड़ी अजीब नजरों से देख रहा था। उसके सामने टेबल पर उसका लैपटॉप खुला था, जिस पर एक ऑनलाइन क्लास का लिंक इंतजार में था। आखिर मुझे इस जिल्लत से कब छुटकारा मिलेगा? सरफराज ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए सिगरेट का एक लंबा कश लिया और धुएं के छल्ले हवा में छोड़ दिए। उसे याद आया कि किस तरह उसके बिजनेस पार्टनर ने पिछली मीटिंग में उसका मजाक उड़ाया था, क्योंकि वो इंग्लिश में उनकी बातें समझ नहीं पाया था। उसकी ईगो को उस दिन जो ठेस पहुंची थी, उसका इलाज सिर्फ यही था कि वे भाषा सीख ले। मगर उसे क्या पता था कि उसे सिखाने वाली लड़की उससे भी ज्यादा सख्त होगी। अचानक लैपटॉप से एक बीप की आवाज आई और सरफराज ने बेमन से कॉल कनेक्ट की। दूसरी तरफ से एक बेहद खनकती हुई मगर डिग्निफाइड आवाज सुनाई दी। गुड मॉर्निंग मिस्टर सरफराज, उम्मीद है आपने कल का होमवर्क पूरा कर लिया होगा। सोफिया की आवाज में वो रौब था जो सरफराज ने आज तक किसी औरत के लहजे में नहीं सुना था। वो एक पल के लिए रुक गए और फिर उसके माथे पर बल पड़ गए। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रही हो? मेरी एक आवाज पर पूरे जिले की जमीनें कांपती है और तुम मुझे होमवर्क करने का कह रहे हो? दूसरी तरफ कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। सरफराज को लगा शायद वो लड़की डर गई, मगर अगले ही पल सोफिया का तीखा जवाब उसके कानों से टकराया। मिस्टर सरफराज, मैं एक टीचर हूँ और आप मेरे स्टूडेंट हैं। मैं सिर्फ अपने सीनियर्स को सर कहती हूँ, आप जैसे नालायक स्टूडेंट को नहीं, जो एक वाक्य भी ठीक से नहीं बोल सकते। अब आप आराम से ये बताएं कि आई एम अ स्टूडेंट का ट्रांसलेट क्या होगा? सोफिया ने इतनी सख्ती से पूछा कि सरफराज ने झुंझलाकर अपना सिर पकड़ लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस लड़की का सिर फोड़ दे या अपना लैपटॉप तोड़ दे। वो शख्स जिसके सामने बड़े बड़े अफसर हाथ बांधकर खड़े होते थे, आज एक ऑनलाइन टीचर के सामने किसी स्कूल के बच्चे की तरह अपमानित हो रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नालायक कहने की? अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारा यह ऑनलाइन सिस्टम एक मिनट में बंद करवा सकता हूँ। सरफराज ने दांत पीसते हुए अपनी भड़ास निकाली। सामने से सोफिया की हंसने की आवाज आई। वह हंसी साफ तौर पर सरकस्टिक थी। आप सिर्फ धमकियां देना जानते हैं या कुछ पढ़ना भी? अगर आपको लगता है कि आपकी ये जमींदारी यहाँ चलेगी, तो ये आपकी गलतफहमी है। यहाँ सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। अब चुपचाप इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन कीजिए, वरना मैं एक क्लास यही खत्म कर दूंगी। सरफराज का पारा सातवें आसमान पर था। उसने सोचा था कि शहर के बड़े बिजनेसमैनों के सामने उसे शर्मिंदा न होना पड़े, इसलिए वो ट्यूशन ले रहा है। मगर यहाँ तो उसे एक लड़की के हाथों रोज अपमानित होना पड़ रहा था। उसने एक लंबी सांस ली और अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, मैं एक स्टूडेंट हूँ। उसने बेहद बेमन से ट्रांसलेशन किया तो सोफिया ने आराम से जवाब दिया, ठीक है, कम से कम आपको आपकी हकीकत तो पता चली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगले एक घंटे तक सोफिया ने उसे इस कदर रगड़ा कि सरफराज के पसीने छूट गए। वो बार बार उसे टोकती, उसके उच्चारण की गलतियां निकालती और उसे नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। सरफराज को फील हो रहा था कि सोफिया उसे सिर्फ पढ़ा नहीं रही, बल्कि उसकी ईगो को तोड़ने की कोशिश कर रही है। क्लास खत्म होने से पहले सोफिया ने उसे एक अजीब सलाह दी, मिस्टर सरफराज, अगर आप वाकई जल्दी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश मूवीज देखा कीजिए। इससे आपके कान इस लैंग्वेज के आदी हो जाएंगे। और हाँ, एक बात याद कर ले, यस बेबी यस। सरफराज के चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट फैल गई। मैंने देखी है फिल्में और एक वाक्य याद भी कर लिया है। हाँ, कमॉन कमॉन। उसकी आवाज में एक ऐसी शरारत थी जो सोफिया को आग लगाने के लिए काफी थी। ये क्या बकवास है? सोफिया गुस्से से चिल्लाई। सरफराज ने जोरदार ठहाका लगाया। मैंने यही सीखा है। अब ये सब मुझे तुम्हारे साथ। सरफराज की बात अधूरी रह गई थी क्योंकि सोफिया ने गुस्से में कॉल काट दी। सरफराज वही बैठा हंसता रहा, मगर उसकी आंखों में अब एक नया जुनून था। वो जानना चाहता था कि ये लड़की जो स्क्रीन के पीछे से उस पर हुक्म चला रही है, सामने आने पर कितनी बहादुर निकलती है। वो सोफे पर बैठा काफी देर तक सोफिया की प्रोफाइल पिक्चर को घूरता रहा। वो वाकई बेहद खूबसूरत थी,
मगर उसकी जुबान उसके हुस्न से भी ज्यादा तीखी थी। अगले 2 दिन सरफराज के लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं थे। वो दिन भर हवेली के कामों में बिजी रहता, मगर उसकी नजरें बार बार घड़ी की तरफ जाती। जैसे ही शाम के 6 बजते, वो सारे काम छोड़कर खुद को कमरे में बंद कर लेता। लैपटॉप के सामने बैठकर वो सोफिया की कॉल का इंतजार करने लगा। उसे खुद पर हैरानी हो रही थी कि जो शख्स कभी औरतों को घास तक नहीं डालता था, आज वही एक आवाज सुनने के लिए इतना बेचैन था। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, सोफिया की वही बेरुखी आवाज गूंजी। मिस्टर सरफराज, आज आप पूरे 5 मिनट लेट हैं। लगता है आपको टाइम की कदर नहीं है, या फिर आप अपनी जमींदारी ठसक से बाहर नहीं निकल पा रहे। सरफराज ने गुस्से में दांत पीसते हुए माइक पास किया। तुम्हें तो मुझे शुक्रिया कहना चाहिए कि मैंने तुम्हारे लिए टाइम निकाला, वरना मेरी एक झलक पाने के लिए लोग घंटों लाइनों में खड़े रहते हैं। सोफिया ने ठंडी आह भरी। आपकी झलक देखने वाले शायद घटिया लोग होंगे, लेकिन मैं यहाँ आपको आईना दिखाने आई हूँ। आपकी इंग्लिश तो दूर की बात है, आपकी तमीज भी अभी जीरो है। अब चुपचाप से पैराग्राफ पढ़िए, और खबरदार जो एक भी शब्द गलत बोला। सरफराज ने जैसे ही पढ़ना शुरू किया, सोफिया ने उसे बीच में ही टोक दिया। रुकिए रुकिए, एक एनालॉज नहीं, नॉलेज है। इसमें क्या साइलेंट होता है? क्या आपको इतनी छोटी सी बात भी समझ नहीं आती? सरफराज का गुस्सा अब जुनून में बदल रहा था। तुम्हें क्या लगता है सोफिया, तुम स्क्रीन के उस पार बैठकर मुझे जितना चाहोगी अपमानित कर लोगी और मैं सहता रहूंगा? तुमने कभी सोचा है कि अगर मैं तुम्हारे सामने आ गया तो तुम्हारा क्या हाल होगा? सोफिया की आवाज में डर का नामो निशान तक नहीं था। आप मेरे सामने आ ही नहीं सकते मिस्टर सरफराज, क्योंकि आप जैसे लोग सिर्फ अपनी जागीरों में शेर बनते हैं। शहर की रोशनी में आपकी औकात एक आम इंसान से ज्यादा कुछ नहीं होती। सरफराज ने गुस्से में टेबल पर मुक्का मारा। मैं आऊंगा सोफिया, और तुम्हें दिखाऊंगा कि सरफराज की हैसियत क्या है। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मुझे तुमसे आमने सामने बात करनी है। सोफिया ने जोर का ठहाका लगाया। आप मिलना चाहते? किस हैसियत से? एक नालायक स्टूडेंट की तरह, या एक घमंडी जमींदार की तरह? मैं आमने सामने क्लास नहीं लेती, और ना ही मुझे आप जैसे जाहिल लोगों से मिलने का कोई शौक है। 3 दिनों तक ये बहस चलती रही। सरफराज ने सोफिया को मनाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन सोफिया अपनी बात पर अड़ी रही। नहीं मिस्टर सरफराज, मैं आपसे नहीं मिलूंगी। आखिरकार सरफराज ने अपना आखिरी दांव खेला। ठीक है, अगर तुम नहीं मिलोगी तो मैं ये कोर्स छोड़ रहा हूँ, और मैं तुम्हारे इंस्टीट्यूट को लिखकर भेजूंगा कि तुम एक बदतमीज टीचर हो। शायद सोफिया को अपनी नौकरी की फिक्र हुई, या फिर वो इस रोज रोज की बहस से थक गई थी। ठीक है, अगर आपको अपनी बेइज्जती कराने का इतना ही शौक है तो आ जाइए शहर। अगले हफ्ते सोमवार के दिन मैं आपको एक रेस्टोरेंट में मिलूंगी, लेकिन याद रहे वहां मैं सिर्फ आपकी टीचर हूँ। सरफराज के चेहरे पर एक जीत वाली मुस्कुराहट आ गई। उसने फौरन अपने नौकर को बुलाकर शहर जाने की तैयारी करने का हुक्म दिया। जब हवेली में ये खबर फैल गई कि सरफराज शहर जा रहा है, तो सबके कान खड़े हो गए। सुल्ताना बेगम, जो अक्सर अपने कमरे तक ही सीमित रहती थी, सरफराज के पास आई। बेटा, तुम शहर जा रहे हो? उनकी आवाज में एक थरथराहट थी। सरफराज ने उनके हाथ चूम लिए। जी दादी, कुछ जरूरी काम है, इसलिए जाना पड़ रहा है। सुल्ताना बेगम की आंखों में आंसू भर आए। सरफराज, तुम शहर जा रहे हो तो क्या मेरी एक बात मानोगे? वहां तुम्हारी बुआ रहती है, मेरी बेटी, जिससे हमने वर्षों पहले रिश्ता तोड़ लिया था। मगर अब मेरा दिल उसके लिए तड़पता है। पता नहीं वो किस हाल में होगी। सरफराज कुछ उलझन में पड़ गया। दादी, दादाजी ने मना किया था। दादी ने उसका चेहरा थाम लिया। तुम्हारे दादा अब इस दुनिया में नहीं रहे, और मैं अपनी बेटी को देखना चाहती हूँ। उससे कहना कि उसकी माँ उसे याद करती है। उसे अपने साथ लेकर आना। सरफराज का दिल पिघल गया। उसे अपनी बुआ याद आने लगी, जो बचपन में उससे बहुत प्यार करती थी। ठीक है दादी, मैं उनसे मिलूंगा और उन्हें साथ लेकर ही आऊंगा। दादी ने उसे ढेर सारी दुआएं दी, मगर सरफराज के दिमाग में इस वक्त बुआ से ज्यादा सोफिया का चेहरा घूम रहा था, जिसने उसे चैलेंज किया था। उस रात सरफराज सो नहीं पाया। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मुकाबला होने वाला है। वो सोफिया को ये दिखाना चाहता था कि जमींदार सरफराज असल में क्या चीज है। अगली सुबह उसने अपने लिए एक अच्छा सा सूट निकाला, आईने के सामने खड़े होकर अपनी मूछों को ताव दिया और बड़बड़ाया, सोफिया तैयार रहना,
अब तुम्हारा सामना उस सरफराज से होगा जिसे तुम अभी तक समझ नहीं पाए हो। शहर की बीची सड़कों पर सरफराज की गाड़ी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी, लेकिन उसका दिल किसी अनजाने डर और बेचैनी से कांप रहा था। उसने हाथ में पकड़ी उस पुरानी पर्ची को देखा, जिस पर दादी ने कांपते हाथों से बुआ के घर का पता लिखा था। वो एक मिडिल क्लास इलाका था, जहाँ गलियों में वो भीड़ और शोर नहीं था, जो अक्सर सरफराज की हवेली के बाहर होता था। जब गाड़ी एक सफेद रंग के छोटे मगर साफ सुथरे मकान के सामने रुकी, तो सरफराज ने एक गहरी सांस ली और गाड़ी से नीचे उतरा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद एक औरत ने दरवाजा खोला, जिनके चेहरे पर वक्त की लकीरें और आंखों में एक गहरी उदासी थी। सरफराज ने एक नजर उन्हें देखा और पहचानने में उसे एक पल भी नहीं लगा। वो वही थी, उसकी जीनत आंटी, जिनकी गोद में वो कभी खेला करता था। जीनत बेगम ने जब सामने खड़े उस हैंडसम और रोबदार नौजवान को देखा, तो उनकी जुबान जैसे सिल गई। कौन हो तुम? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। सरफराज की आंखों में नमी तैरने लगी। उसने झुककर उनके हाथ थाम लिए और उन पर अपने होठ रख दिए। आंटी, मैं सरफराज हूँ, आपका भांजा सरफराज। जीनत बेगम के कंधे से दुपट्टा गिर गया और वो फुट फुट कर रोने लगी। उन्होंने सरफराज को अपने सीने से लगा लिया, जैसे वो अपना खोया हुआ मायका ढूंढ रही हो। मेरा सरफराज इतना बड़ा हो गया, क्या तुम्हें अपनी इस बुआ की याद आ गई, जिसे तुम्हारे दादा ने घर से निकाल दिया था? सरफराज उन्हें सहारा देकर अंदर लाउंज में ले आया। आंटी, मैं तो तब बच्चा था, मुझे कुछ समझ नहीं थी, मगर अब मैं आपको लेने आया हूँ। पापा और दादी सब आपका इंतजार कर रहे हैं। पापा कहते हैं कि आपकी कोई गलती नहीं थी, बस वो खानदानी जिद और ईगो थी, जिसने हमें अपनों से दूर कर दिया। सरफराज ने इमोशनल होकर कहा, तो जीनत बेगम ने नाम में सिर हिलाया। अब क्या फायदा सरफराज, अब तो शख्स भी नहीं रहा जिसके लिए मैंने वो घर छोड़ा था। मेरे शौहर इस दुनिया से चले गए। अब मैं सिर्फ अपनी बेटी के सहारे यहाँ रहती हूँ। वही मेरी जिंदगी और मेरी कुल जमा पूंजी है। वो कभी गाँव नहीं जाएगी। उसने हमेशा अपने ननिहाल की बेरुखी देखी है। वो तुम लोगों से नफरत करती है। सरफराज वो नहीं मानेगी। जीनत बेगम की आवाज में एक बेबसी थी, जो सरफराज के दिल को चीर रही थी। उसने उनका हाथ मजबूती से पकड़ा। नहीं आंटी, ऐसा मत कहिए। मैं अभी एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। वापस आने पर मैं आप दोनों को साथ लेकर ही जाऊंगा। तब तक आप अपनी बेटी को मना ले। उसे कहिए कि मैं उसे लेने आया हूँ। मैं उसकी हर जिद पूरी करूंगा, मगर आपको इस सुनेपन में अब और नहीं छोड़ सकता। जीनत बेगम ने एक लंबी सांस ली और सरफराज की तरफ देखा। ठीक है बेटा, मैं कोशिश करूंगी। मैं इसके बारे में सोचती हूँ, मगर मैं तुमसे कोई पक्का वादा नहीं कर सकती। वो बहुत जिद्दी है, बिल्कुल अपने नाना पर गई है। सरफराज ने मुस्कुराकर कहा, जिद्दी होना तो हमारे खून में है। मैं उसे मना लूंगा, आप बस उसे तैयार रखें। जीनत बेगम ने उसे दुआएं दी और उसके सिर पर हाथ फेरा। सरफराज को उस वक्त ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कंधों से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। जैसे ही सरफराज उस घर से निकला, उसका दिमाग अब सोफिया की तरफ मुड़ गया। उसे उस टीचर से मिलना था, जिसने उसे शहर बुलाने की हिम्मत की थी। उसने अपनी घड़ी देखी। रेस्टोरेंट पहुंचने का वक्त हो चुका था। उसने गाड़ी स्टार्ट की और एक नए इरादे के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गया। रेस्टोरेंट के शांत माहौल में हल्का संगीत गूंज रहा था। सरफराज कोने वाले एक टेबल पर बैठा बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। उसके चेहरे पर वही खास रोक था, मगर दिल में एक अनजानी उत्सुकता करवटें ले रही थी। अचानक रेस्टोरेंट के दरवाजे से एक लड़की अंदर दाखिल हुई। उसने सफेद रंग का सादा लेकिन बहुत अच्छा सा सूट पहन रखा था। उसके खुले बाल कंधों पर बिखरे हुए थे और चेहरे पर वो कॉन्फिडेंस था जो किसी को भी इम्प्रेस करते। सरफराज की नजरें जैसे उस पर ठहर सी गई थी। वो कोई और नहीं, सोफिया थी। सोफिया ने टेबल के पास आकर कुर्सी खींची और बड़े आराम से उस पर बैठ गई। सरफराज कुछ पल के लिए बिल्कुल सुन्न हो गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो तीखी आवाज वाली टीचर इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। मिस्टर सरफराज, क्या आप इसी तरह घुरकर क्लास लेंगे या कुछ पढ़ना भी है? सोफिया का वही तीखा लहजा सरफराज को होश की दुनिया में वापस ले आया। तुम्हारी आवाज जितनी कड़वी है, तुम्हारा चेहरा उससे कहीं ज्यादा मीठा है। सरफराज ने अपनी आवाज में वही खास मर्दाना अंदाज पैदा करते हुए कहा। सोफिया ने गहरी सांस ली और अपनी फाइल खोली।
अपनी ये ठर की बातें अपनी हवेली के लिए रखिए। यहाँ मैं आपकी टीचर हूँ और ये हमारी पहली फिजिकल क्लास है। याद रहे कि यह आखिरी भी होगी। आगे सब कुछ ऑनलाइन ही होगा, वरना मैं आपको ब्लॉक कर दूंगी। अब ये वाक्य दोहराइए। इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। सरफराज ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, जिसे सोफिया ने झटक दिया। हाथ नहीं सोफिया, मैं तो तुम्हारा दिल थामना चाहता हूँ। तुमने मुझे अनपढ़ कहकर मेरी नींदें उड़ा दी। अब देखो, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ और मेरी नजरें तुम्हारे लबों से हट ही नहीं रही। मिस्टर सरफराज, अपनी हद में रहिए। सोफिया ने गुस्से में कहा, मगर सरफराज अब कंट्रोल में नहीं था। उसने टेबल पर झुककर सोफिया के चेहरे के करीब होते हुए कहा, मैं तो अपनी हर हद तोड़ने के लिए यहाँ आया हूँ। तुमने मुझे इंग्लिश फिल्में देखने को कहा था ना? मैंने उनमें बहुत कुछ ऐसा देखा है जो मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। सोफिया की सांसें अटकने लगी थी। उसने जल्दी से अपना बैग संभाला। आप कभी नहीं सुधरेंगे। आप एक पत्थरदिल जमींदार के अलावा और कुछ नहीं है। इसी दौरान सोफिया के फोन की घंटी बजी। उसने स्क्रीन देखी और फौरन कॉल उठाई। जी मम्मी, मैं बस आ ही रही हूँ। क्लास खत्म हो गई है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं 10 मिनट में घर पहुंच जाऊंगी। सोफिया ने कॉल काट दी और सरफराज को एक आखिरी नफरत भरी नजर से देखा। आज के लिए इतना ही काफी है, मैं जा रही हूँ। वो मुड़ी और तेजी से रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई। सरफराज वही बैठा उसे दूर जाते हुए देखता रहा। उसके लबों पर एक जीत वाली मुस्कुराहट थी। सोफिया, तुम जहां भी जाओगी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, क्योंकि अब तुम मेरी जरूरत नहीं, मेरा जुनून बन चुकी हो। सरफराज कुछ देर वही बैठा कॉफी पीता रहा और सोफिया के बारे में सोचता रहा। फिर उसे जीनत आंटी का ख्याल आया। करीब 1 घंटे बाद वो दोबारा जीनत बेगम के घर के सामने खड़ा था। उसने दरवाजा खटखटाया तो जीनत ने उसे अंदर बुला लिया। वो ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठी थी और उनके चेहरे पर एक परेशानी सी मुस्कुराहट थी। आ जाओ सरफराज, मैंने उससे बात की है, मगर वो नहीं मान रही। वो अभी आई है और मोबाइल पर किसी से बात कर रही है। तुम बैठो, मैं उसे दोबारा कहती हूँ। सरफराज बड़े आराम से आंटी के पास बैठ गया। आप फिक्र मत कीजिए आंटी, मैं मना लूंगा उसे। तभी सामने एक लड़की सोफे पर दूसरी तरफ मुंह करके बैठी दिखी। उसके बाल वही थे, वही सफेद सूट, वही अंदाज। वो मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी। हाँ, मैं घर पहुंच गई हूँ। वो जमींदार तो बिल्कुल पागल है, पता नहीं खुद को क्या समझता है। सरफराज का माथा ठनक गया। उसे आवाज बहुत जानी पहचानी लगी। जैसे उस लड़की ने कॉल खत्म की और झटके से अपना चेहरा सरफराज की तरफ किया तो वक्त जैसे थम गया। दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। सोफिया के हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा और सरफराज का मुंह हैरानी से खुल गया। जीनत बेगम दोनों को हैरानी से देखने लगी। तुम लोग एक दूसरे को पहले से जानते हो क्या? सरफराज को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई हो। वो लड़की जिसे वो अभी रेस्टोरेंट में हरा कर आया था, जिसे वो अपनी जागीर समझने का ख्वाब देख रहा था, वो उसकी अपनी बुआ की बेटी थी, उसकी कजिन थी, जिससे उसने अभी अभी बदतमीजी की थी। सोफिया का चेहरा गुस्से और सदमे से सफेद पड़ गया। वो सरफराज को किसी दरिंदे की तरह देख रही थी, जिसने उसके घर तक पहुंच बना ली थी। सोफिया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो कभी अपनी माँ को देखती और कभी सामने बैठे उस शख्स को, जिसे वो कुछ देर पहले एक बदतमीज आदमी समझकर रेस्टोरेंट में छोड़ आई थी। सरफराज ने बड़ी चालाकी से अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बदले और जीनत बेगम की तरफ देखकर बड़ी मासूमियत से बोला, आंटी, क्या हुआ? आपकी बेटी तो हमें देखकर ऐसे डर गई है जैसे मैं कोई डाकू हूँ। जीनत ने हंसकर सोफिया का कंधा थपथपाया। नहीं सरफराज, ये बस जरा शर्मीली है। सोफिया बेटा, ये तुम्हारा कजिन है सरफराज, तुम्हारे मामा का बेटा। सरफराज ने कुर्सी पर टेक लगाई और सोफिया की तरफ देखते हुए कहा, तो सोफिया, आप अपनी माँ को इस अकेलेपन में क्यों रखना चाहती है? हमारे साथ हवेली क्यों नहीं चलना चाहती? पापा और दादी सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आज मैं आप लोगों को लेने आया हूँ और खाली हाथ तो वापस नहीं जाऊंगा। सोफिया उसके लहजे में छिपे तंज को अच्छी तरह समझ रही थी। सरफराज ने जीनत के सामने एक शब्द भी ऐसा नहीं कहा जिससे उनके ऑनलाइन कनेक्शन का पता चले। सोफिया ने एक गहरी सांस ली। उसे लगा कि वो अब मना नहीं कर पाएगी, जबकि उसने पहले अपनी माँ को साफ कह दिया था कि उन लोगों के पास गाँव कभी नहीं जाएगी, जिन्होंने पसंद की शादी करने पर उसकी माँ को हवेली आने से मना कर दिया था। जीनत बेगम एक बार फिर उसे मनाने लगी और इस बार सोफिया चुपचाप से उठकर अपने कमरे में पैकिंग करने चली गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि अब आगे क्या होगा।
एक घंटे बाद सरफराज की चमचमाती गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी। जीनत आगे की सीट पर बैठी खिड़की से बाहर बदलते नज़ारों को देखकर इमोशनल हो रही थी, जबकि सोफिया पिछली सीट पर सिमट कर बैठी थी। सरफराज की नज़रें सामने सड़क पर थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान शीशे पर था, जहाँ से वो बार-बार सोफिया की झुकी हुई नज़रों का पीछा कर रहा था। सोफिया को उसकी तीखी नज़रों की तपिश अपने ऊपर महसूस हो रही थी। उसने गुस्से में अपना मोबाइल निकाला और टाइप करना शुरू किया। अपनी ये नज़रें सामने सड़क पर रखे मिस्टर सरफराज, वरना मैं अभी मम्मी को सब बता दूंगी कि आप वही ठरकी इंसान हैं जो मुझे रेस्टोरेंट में मिले थे। जैसे ही सरफराज के फोन पर मैसेज की रिंग बजी, उसने एक हाथ से स्टेयरिंग संभाली और मैसेज पढ़कर मुस्कुराया। उसने फौरन टाइप किया, जिससे कहना है कह दो सोफिया, अब तुम मेरे घर चल रही हो, मेरी पहुंच में। वहां तुम्हारी धमकियां नहीं, बल्कि मेरा हुक्म चलेगा। और याद रहे, मैं अपनी चीज से नजर नहीं हटाता। सोफिया ने मैसेज पढ़कर दांत पीसे और जवाब दिया, मैं आपकी चीज नहीं हूँ, मैं आपकी टीचर हूँ। अपनी औकात याद रखे। सरफराज ने फिर जवाब दिया, टीचर का रुतबा बड़ा होता है, मगर हवेली में दाखिल होते ही तुम सिर्फ मेरी कजिन होगी, जिसे मैं अपनी मर्जी से देखूंगा। सारा रास्ता ऐसे ही खामोश तकरार और मैसेजेस की जंग में कट गया। जब गाड़ी हवेली के बड़े गेट से अंदर दाखिल हुई, तो वहां का नजारा देखने लायक था। सुल्ताना बेगम लाउंज में खड़ी थी और सरफराज के पापा भी इमोशनल होकर स्वागत के लिए तैयार थे। जैसे ही जीनत गाड़ी से उतरी, दादी ने उन्हें गले लगा लिया और दोनों माँ बेटी दहाड़े मारकर रोने लगी। बरसों की गिले शिकवे आंसुओं में बह गए। उस्मान खान अपनी बहन के सिर पर हाथ रखकर उसे माफी मांगने लगे। जीनत, हमें माफ कर दो, हमने तुम पर बहुत जुल्म किया। हवेली में खुशी का माहौल था और जैसे ही सोफिया गाड़ी से नीचे उतरी, सबकी नजरें उसके मासूम चेहरे पर थम गई। सुल्ताना बेगम ने उसे गले लगाया और उसके माथे को चूमा। ये तो बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, कितनी प्यारी बेटी है मेरी। सोफिया भी बहुत ही तमीज के साथ सबसे मिली, मगर उसकी नजरें बार बार सरफराज को ढूंढ रही थी, जो दूर खड़ा अपनी मूछों को ताव देते हुए उसे ही देख रहा था। उसे लग रहा था कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा शिकार कर लिया है। अब सोफिया उसके सामने थी और उसी की छत के नीचे, जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था। घर के बड़े लाउंज में सब बैठे पुरानी बातें याद कर रहे थे। हंसी मजाक हो रहा था, मगर इस शोर के बीच भी सरफराज और सोफिया के बीच खामोशी का एक युद्ध जारी था। सोफिया को महसूस हो रहा था कि अब उसकी जिंदगी का वही इम्तिहान शुरू होने वाला है, जिसका जिक्र सरफराज ने रेस्टोरेंट में किया था। उसे अंदाजा नहीं था कि कल सुबह जब वो सरफराज को इंग्लिश सिखाने बैठेगी, तो उसे जिंदगी का कौन सा नया सबक सिखाने वाला है। हवेली की रौनक अब पहले जैसी नहीं रही थी। जीनत की वापसी ने जैसे दीवारों में एक नई जान भर दी थी, मगर सोफिया के लिए ये घर किसी खूबसूरत जेल से कम नहीं था, जहां हर मोड़ पर सरफराज की गहरी नजरें उसका पीछा करती थी। अगली सुबह जब सोफिया अभी सोकर ही उठी थी और अपने बालों को समेट रही थी, तभी बिना दस्तक दिए कमरे का दरवाजा खुला और सरफराज बड़े ठाठ से अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में वही पुरानी इंग्लिश की किताब थी और चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट। गुड मॉर्निंग टीचर जी, अब जरा जल्दी से अपनी नींद भगाइए और मुझे बताइए कि आज का पहला सबक क्या होगा। मैंने सुना है सुबह के वक्त दिमाग तेज चलता है। सरफराज ने सामने रखी कुर्सी खींची और आराम से उस पर बैठ गया। सोफिया ने हड़बड़ाकर अपना दुपट्टा ठीक किया और गुस्से से उसकी ओर देखने लगी। क्या आपको इतनी भी तमीज नहीं है कि किसी लड़की के कमरे में आने से पहले दस्तक दी जाती है? और अभी सुबह के 7 बजे है। मेरी क्लास का वक्त शाम को होता है। अब मेहरबानी करके बाहर निकलिए। सरफराज ने किताब टेबल पर पटकी और कुर्सी समेत सोफिया के इतना करीब हो गया कि सोफिया को पीछे हटना पड़ा। हवेली में सरफराज के लिए कोई दरवाजा बंद नहीं होता सोफिया, और वक्त वही होता है जो मैं तय करूं। अब मुझे ये बताओ कि आई लव यू का मतलब क्या होगा, क्योंकि रात भर मुझे यही वाक्य याद आता रहा। सोफिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आप कभी नहीं सुधरेंगे। इसका मतलब आपको कल भी पता था और आज भी पता है। अब जाकर नाश्ता कीजिए और मुझे शांति से तैयार होने दीजिए, वरना मैं नानी से आपकी शिकायत कर दूंगी। नाश्ते की टेबल पर भी सरफराज ने अपनी हरकतें चालू रखी। वो जानबूझकर सोफिया के सामने वाली कुर्सी पर बैठा और अपनी चाय का कप उठाकर उसे इंग्लिश में संबोधित करने लगा। दादी, अब मेरी टीचर मेरे घर आ गई है। अब तो मुझे इंग्लिश आ ही जाएगी। क्यों सोफिया जी? दादी ने मुस्कुराकर सोफिया की तरफ देखा। हाँ बेटा, अब तुम इसे अच्छे से पढ़ाना। ये बहुत नालायक है। सोफिया ने जबरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई
और सरफराज को एक ठंडी नज़र से देखा। जी नानी, मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। सुबह सुबह ही सरफराज ने सबको बता दिया था कि वो सोफिया से ही ऑनलाइन क्लासेस ले रहा था। इसलिए अब सबको सच पता चल चुका था कि वे एक दूसरे को पहले से जानते हैं। दोपहर के वक्त सुल्ताना बेगम ने सरफराज को अपने पास बुलाया। बेटा, सोफिया शहर से आई है, उसे जरा अपना गांव तो घुमा लाओ। बेचारी घर में बैठी बोर हो रही होगी। सरफराज की तो जैसे लॉटरी लग गई। उसने फौरन हाँ कर दी। सोफिया ने बहुत मना करना चाहा, लेकिन सबके कहने पर उसे जाना ही पड़ा। जब वे सरफराज की खुली जीप में बैठकर खेतों की तरफ निकले, तो हवा की झोंके सोफिया के चेहरे से टकरा रहे थे। सरफराज ने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी थी ताकि सोफिया डर कर उसे पकड़ ले। गाड़ी धीरे चलाइए, मुझे डर लग रहा है, सोफिया ने चीख कर कहा। तो सरफराज ने जोर का ठहाका लगाया। डरना कैसा सोफिया, अब तो तुम मेरे इलाके में हो। यहाँ की तो हवा भी मेरी मर्जी से चलती है। जरा देखो इन लहराते खेतों को, ये सब मेरी जागीर है। आपकी ये जागीरें मुझे इम्प्रेस नहीं कर सकती। मुझे तो आप अभी वही नालायक स्टूडेंट लगते हैं। सरफराज ने अचानक एक छोटी सी नदी के किनारे गाड़ी रोकी और नीचे उतरकर सोफिया की तरफ का दरवाजा खोला। नीचे उतरिए टीचर जी, जरा इस नदी का ठंडा पानी तो देखिए। सोफिया जैसे ही नीचे उतरी, उसका पाँव फिसला और वो सीधे सरफराज की बाहों में जा गिरी। सरफराज ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और उसके चेहरे के इतना करीब आ गया कि सोफिया को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। तुम जितना मुझसे दूर भागने की कोशिश करोगी सोफिया, ये जमीनें तुम्हें उतनी ही बार मेरे करीब ले आएंगी। देखो, अब भी तुम मेरी गिरफ्त में हो। सोफिया ने तड़प कर खुद को छुड़ाया और गुस्से में अपने कपड़े ठीक किए। ये सब आपकी चाल है, आप जानबूझकर मुझे यहाँ लाए हैं ना? सरफराज ने शरारत से अपनी मूंछों को ताव दिया। चाल नहीं सोफिया, ये तो मोहब्बत का पहला सबक है जो मैं तुम्हें प्रैक्टिकल करके सिखा रहा हूँ। वापसी के सफर में सोफिया ने फैसला कर लिया था कि वो भी उसे चैन से नहीं रहने देगी। उसने घर पहुंचते ही सरफराज के कमरे से उसकी कीमती घड़ी उठाकर छिपा दी। जब वो शाम को गांव की मीटिंग में जाने के लिए घड़ी ढूंढने लगा, तो सोफिया दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। सरफराज उसके पास आया और धीरे से बोला, मेरी चीजें छेड़ने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी सोफिया? सरफराज ने किचन में आकर उसे दीवार से लगा दिया। सोफिया ने बड़े सुकून से जवाब दिया, कमरे में बगैर दस्तक दिए आने की हिम्मत कैसे हुई थी आपकी? अब ढूंढते रहिए अपनी घड़ी। मैंने उसे वही छुपाया है जहां आपकी इंग्लिश की किताब पढ़ी है। सरफराज ने उसे तीखी नजरों से देखा और फिर अचानक उसके सिर से दुपट्टे का पल्लू खींच ले। घड़ी तो मिल जाएगी सोफिया, मगर तुम्हारा एक गुरूर मैं इस तरह तोड़ूंगा कि तुम खुद मुझसे माफी मांगोगी। अगले 3 दिन हवेली में एक अजीब सी जंग होती रही। कभी सरफराज सोफिया के कमरे में जबरदस्ती दाखिल हो जाता, तो कभी सोफिया उसकी जरूरी फाइलों पर चाय गिरा देती। घर वाले उनकी इस नोकझोंक को बचपना समझकर हंसते थे, मगर इन दोनों के बीच एक ऐसी चिंगारी भड़क रही थी जो किसी भी वक्त आग का रूप ले सकती थी। सरफराज सोफिया के बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। वह हर वक्त उसे तंग करने के बहाने ढूंढता था और सोफिया उसे जितना सख्त जवाब देती, वो उतना ही उसका दीवाना होता जा रहा था। सुबह जब सूरज की पहली किरण ने हवेली में दस्तक दी, तो सोफिया की आंखें एक अजीब से सुकून के साथ खुली। गांव की हरियाली और ताज़ा हवा ने उसके अंदर एक नया जोश भर दिया था। वो जल्दी से तैयार होकर लाउंज में आई, जहाँ जीनत बेगम, नानी और बाकी सब नाश्ते की टेबल पर बैठे थे। नानी, क्या मैं आज फिर खेतों की तरफ जा सकती हूँ? सोफिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। सुल्ताना बेगम ने प्यार से उसका सिर थपथपाया, मगर उनके लहजे में फिक्र थी। बेटा, यहाँ अकेले जाना ठीक नहीं है और सरफराज भी घर पर नहीं है। सोफिया का मुंह लटक गया। वो वापस अपने कमरे में आ गई और बेड पर गिरकर मोबाइल देखने लगी। उसे गुस्सा आ रहा था। उसने व्हाट्सएप खोला और टाइप करने लगी, मिस्टर सरफराज, आपको पता नहीं है कि मैं आपकी टीचर हूँ? एक टीचर को इस तरह अकेला छोड़कर गायब हो जाना बदतमीजी है। मैं आज फिर घूमने जाना चाहती हूँ और अगर आप मुझे लेकर नहीं गए तो मैं आपकी सारी क्लासेस कैंसिल कर दूंगी और आपको कभी इंग्लिश नहीं सिखाऊंगी। सरफराज उस वक्त एक मीटिंग में बैठा था, मगर जैसे ही फोन की बीप हुई और सोफिया का मैसेज देखा, उसके होठों पर एक जीत वाली मुस्कुराहट फैल गई। उसने मीटिंग की परवाह किए बिना जवाब दिया, टीचर जी, जरा वेट कीजिए। सरफराज को धमकियां देना आपको महंगा पड़ सकता है। 1 घंटा इंतजार करें, मैं बस आ रहा हूँ। सोफिया ने मैसेज पढ़कर मोबाइल एक तरफ पटक दिया। वो गुस्से में मुंह फुलाकर बैठ गए, क्योंकि उसे नहीं पता था कि सरफराज इस वक्त शहर में है और उसकी एक पुकार पर
अपनी कार को 140 की रफ्तार से दौड़ा रहा है। पूरे 1 घंटे बाद हवेली के बाहर टायर चराने की आवाज आई। सोफिया जो ड्राइंग रूम में मायूस बैठी थी, चौंक गई। सरफराज पसीने में लथपथ मगर चेहरे पर वही रौब लिए अंदर दाखिल हुआ। दादी उसे देखकर हैरान रह गई। अरे सरफराज, तुम तो शहर गए थे ना? इतनी जल्दी वापस आ गए? सब ठीक तो है ना? सरफराज ने अपनी शरारती नजरें सोफिया पर जमाई। जी दादी, बस कुछ काम अधूरा रह गया था, उसे पूरा करने की तड़प वापस ले आई है। उसने सोफिया को आंखों से बाहर आने का इशारा किया। सोफिया का दिल धक धक करने लगा। वो चुपचाप से उठी और बाहर गाड़ी के पास पहुंची। तुम शहर में थे? उसने धीमी आवाज में पूछा। सरफराज ने गाड़ी का दरवाजा खोला और मुस्कुराया। तुमने पुकारा और हम चले आए। अब क्या धूप में खड़े होकर पूछताछ करनी है या सैर पर चलना है? सोफिया गाड़ी में बैठ गई, मगर उसका गुस्सा अब पिघल रहा था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम शहर में हो? अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाती। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरी वजह से काम छोड़कर इतनी दूर से गाड़ी भगाते हुए आओ। सरफराज ने थोड़ा आगे जाकर गाड़ी रोक दी और अचानक सोफिया का हाथ पकड़कर अपने सीने पर ठीक दिल की जगह रख दिया। सोफिया की सांसें थम गई। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की मगर सरफराज की पकड़ मजबूत थी। महसूस करो सोफिया, ये दिल किसके लिए धड़क रहा है? तुम कहती और मैं ना आता, ये तो हो ही नहीं सकता था। तुम्हारी एक धमकी ने शहर की रोशनियां मेरे लिए अंधी करती थी। उसकी आवाज में वो गहराई थी जो सोफिया ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। सोफिया ने जल्दी से हाथ छुड़ाया। उसके गाल शर्म से लाल हो रहे थे। उसने हंसते हुए बात बदलने की कोशिश की। तुम तो हमेशा से बदतमीज ही रहे हो सरफराज। तुम्हें इंग्लिश सिखाने का कोई फायदा नहीं। तुम्हें तो बस अपनी जमींदारी ही झाड़नी है। वो खिलखिलाकर हंसी तो हवा में जैसे सुकून घुल गए। सरफराज ने उसे प्यार से देखा और गाड़ी दोबारा स्टार्ट कर दी। चलो, आज मैं तुम्हें अपनी वो जगह दिखाता हूँ जहाँ मैं अकेले बैठकर तुम्हारे बारे में सोचा करता था। दोनों हंसते बातें करते हुए उस ठिकाने की तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि दूर झाड़ियों के पीछे कुछ लोग उन पर नजर रखे हुए हैं। दुश्मन के आदमी बंदूकें ताने घात लगाए बैठे थे। जैसे ही गाड़ी की स्पीड एक मोड़ पर स्लो हुई, एक गोली चली और पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। गोली सरफराज के हाथ को छूती हुई निकल गई। उसके सफेद कुर्ते पर खून तेजी से फैलने लगा। सरफराज, सोफिया के मुंह से चीख निकल गई। उसे चक्कर आने लगे। जैसे ही सरफराज को अपने हाथ पर गर्म खून महसूस हुआ, उसने झटके से स्टीयरिंग घुमाया। लेकिन अचानक हुए इस हमले ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। सोफिया की चीखें गूंज रही थी। वो घबराकर सरफराज का हाथ पकड़ने लगी, जहां से तेजी से खून निकल रहा था। सरफराज ने हिम्मत जुटाकर गाड़ी रोकने की कोशिश की। तभी सामने से 2 काली गाड़ियां तेज आवाज के साथ आई और रास्ता रोक लिया। हथियारबंद नकाबपोशों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। सरफराज ने अपनी पूरी ताकत लगाकर सोफिया को छुपाने की कोशिश की, लेकिन उसका जख्मी हाथ जवाब दे चुका था। एक गुंडे ने जोरदार लात मारकर गाड़ी का दरवाजा खोला और सोफिया को बालों से पकड़कर बाहर घसीटने लगा। सरफराज तड़प कर उसे बचाने आगे बढ़ा, मगर एक बंदूक के पीछे वाले हिस्से से उसके सिर पर जोरदार वार किया गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। गिरते गिरते भी उसके मुंह से सोफिया का नाम निकल रहा था, पर वो दरिंदे उसे घसीटते हुए अपनी गाड़ी की तरफ ले गए। सोफिया रोती रही, चिल्लाती रही, बार बार सरफराज का नाम पुकारती रही, पर उन पत्थरदिल लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने उसे जबरदस्ती गाड़ी में पटका और धूल उड़ाते हुए वहां से फरार हो गए। सरफराज जमीन पर पड़ा था। उसके हाथ और सिर से खून बह रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान सोफिया पर था। उसने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला और अपने सबसे खास आदमी को फोन लगाया। चोटों के बावजूद उसकी आवाज में वही पुराना रोब और गुस्सा था। उसने बस इतना कहा, वो मेरी इज्जत को उठा ले गए हैं। अगर वो सही सलामत वापस नहीं आई तो ताजपुर की जमीन पर किसी का सिर सलामत नहीं बचेगा। वो समझ गया था कि ये उसके दुश्मनों की चाल है, जिन्होंने उसे कमजोर करने के लिए उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर हमला किया है। दूसरी तरफ एक पुराने और टूटे फूटे गोदाम में सोफिया को रस्सियों से बांधा जा रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो लगातार रोई जा रही थी। शहर की रहने वाली उस नाजुक सी लड़की ने कभी सपनों में भी ऐसा खौफनाक मंजर नहीं देखा था। उन गुंडों का बास उसके सामने खड़ा होकर हंस रहा था। शहर की कबूतरी, देख, तेरे उस सरफराज का क्या हाल किया है हमने। अब यहाँ सिर्फ मेरा राज चलेगा और सरफराज यहाँ सिर्फ तेरी लाश लेने आएगा। सोफिया का दिल बैठा जा रहा था। वो बार बार खुदा को याद कर रही थी और उसे सरफराज का वो चेहरा याद आ रहा था
जब उसने उसका हाथ अपने दिल पर रखा था। उसे अपनी गलतफहमी पर पछतावा हो रहा था कि वो तो उसे गलत समझती रही, जबकि वो उसकी एक पुकार पर अपनी जान हथेली पर रख कर आ गया था। अचानक बाहर से गाड़ियों के टायरों की आवाज आई और फिर दोनों तरफ से होने वाली फायरिंग ने पूरे गोदाम को हिलाकर रख दिया। सोफिया ने उम्मीद भरी नजरों से दरवाजे की तरफ देखा, जहां धुएं और बारूद की गंध फैल रही थी। सरफराज अपने हाथ पर पट्टी बांधे, हाथ में पिस्तौल ले, किसी जख्मी शेर की तरह अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे उसके वफादार साथियों की एक फौज थी, जो दुश्मनों पर कहर बनकर टूट रही थी। सरफराज की नजरें सिर्फ सोफिया को ढूंढ रही थी। जब उसे सोफिया को रस्सियों में बंधा हुआ देखा, तो उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। उसके सामने जो भी आया, उसने उसे मिट्टी में मिला दिया। वो भागता हुआ सोफिया के पास पहुंचा। उसके हाथ से अभी भी खून बह रहा था, मगर उसने परवाह किए बिना सोफिया की रस्सियां काटी। सोफिया जैसे ही आजाद हुई, वो सरफराज के सीने से लगकर फुट फुट कर रोने लगी। उसे उस वक्त सरफराज के खून से सने कुर्ते से भी डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसकी बाहों में वो खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही थी। सरफराज ने उसे सहारा देकर गाड़ी तक पहुंचाया। सोफिया की हालत खराब थी। वो बार बार उसके जख्मी हाथ को देखकर तड़प रही थी। उसने गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर से कहा, जल्दी करो, हमें शहर के अस्पताल जाना होगा। सरफराज ने मना करना चाहा कि ये मामूली जख्म है, मगर सोफिया ने उसे डांट दिया, चुपचाप बैठे रहिए, अब मेरी मर्जी चलेगी। उसकी आंखों में फिक्र और मोहब्बत का वो अनोखा मेल था, जिसने सरफराज के सारे दर्द को खत्म कर दिया था। शहर के सफर में सोफिया ने सरफराज का सिर अपने कंधे पर रखा हुआ था और अपने दुपट्टे से उसका जख्म ढका हुआ था। सरफराज ने उसे गहराई से देखा और दबी आवाज में कहा, मोहब्बत में जख्म नहीं देखे जाते सोफिया, बस तुम्हारी सलामती ही काफी थी। सोफिया ने उसकी बात सुनकर नजरें झुका ली और उसका कंधा सहलाने लगी। उसका दिल अब पूरी तरह सरफराज के लिए धड़क रहा था। अस्पताल पहुंचकर जब डॉक्टर ने पट्टी की और सरफराज को खतरे से बाहर बताया, तब जाकर सोफिया की जान में जान आई। वो पूरे वक्त उसका हाथ थामे रही, जैसे हाथ छोड़ा तो वो फिर कहीं गायब न हो जाए। जब वे वापस हवेली पहुंचे, तो रात काफी हो चुकी थी। हवेली में हंगामा मचा हुआ था। सब परेशान थे कि दोपहर से गए हुए दोनों अब रात हो गई है, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। जैसे ही गाड़ी रुकी, घर के सब लोग बाहर निकल आए। जीनत सोफिया को देखकर रोने लगी और सुल्ताना बेगम सरफराज की पट्टी देखकर परेशान हो गई थी। उस्मान खान का चेहरा गुस्से से लाल था कि उनके बेटे पर हमला करने की हिम्मत किसने की। अगले दिन हवेली के ड्राइंग रूम में एक बड़ी पंचायत बुलाई गई थी। उस्मान खान ने साफ कह दिया, अब सोफिया की जान को खतरा है, इसे वापस शहर भेजना होगा। ये सुनकर सोफिया चुप हो गई। उसे लगा कि उसका यहाँ का सफर खत्म हो गया। मगर सरफराज, जो सोफे पर टेक लगाए बैठा था, अचानक खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही जिद थी। सोफिया अब कहीं नहीं जाएगी। इसे वापस शहर भेजना बुजदिली होगी। मैं इससे निकाह करूंगा। जब ये सरफराज की बीवी बन जाएगी, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि इसकी तरफ आंख उठाकर भी देख सके। सोफिया की तो जैसे सांसें ही थम गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सरफराज ने सबके सामने इस तरह उसे प्रपोज कर दिया है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। सबकी नजरें उसी पर थी। उसने एक नजर सरफराज को देखा, जिसकी आंखों में इस वक्त हुक्म नहीं, बल्कि एक गुजारिश थी। सोफिया की आंखों में आंसू आ गए और वो शर्म के मारे भागकर अपने कमरे में चली गई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और दिल में वो मीठा एहसास जो सिर्फ पहली मोहब्बत में होता है। उसे लग रहा था जैसे वो पूरी बदल गई है। वो जमींदार जिसे वो नालायक कहती थी, आज उसका रक्षक बनकर खड़ा था। हवेली में अब शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। एक हफ्ते बाद पूरी हवेली फूलों से महक रही थी। जीनत की आंखों में खुशी के आंसू थे कि जिस घर से वो बरसों पहले रोती हुई निकली थी, आज वही उनकी बेटी की डोली सजने वाली थी। सोफिया अपने कमरे में बैठी हथेलियों पर रची मेहंदी देख रही थी, जिसका रंग सरफराज के प्यार की तरह गहरा होता जा रहा था। सरफराज को तो जैसे चैन ही नहीं था। वो बार बार किसी न किसी बहाने सोफिया के कमरे के पास से गुजरता। कभी कोई तोहफा अंदर फेंक देता, तो कभी नौकरानी के हाथ छोटा सा नोट भेजता, जिस पर टूटी फूटी इंग्लिश में कोई रोमांटिक लाइन लिखी होती। उसे बढ़कर सोफिया अपनी हंसी नहीं रोक पाती थी। रात के वक्त जब सोफिया छत पर अकेली बैठी चांद को देख रही थी, तभी उसे पीछे से किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसने पलटकर देखा तो सरफराज खड़ा था। उसकी आंखों में वही पुरानी शरारत और दीवानापन था। सोफिया ने घबराकर इधर उधर देखा कि कोई देख ना ले, मगर सरफराज ने बड़े आराम से
उसके पास बैठकर उसका हाथ थाम लिया। वो हाथ जिस पर मेहंदी की खुशबू अभी ताज़ा थी। अभी तो सिर्फ मेहंदी लगी है सोफिया। सोचो, जब तुम मेरे नाम का निकाह पढ़ोगी, तब इस सरफराज का क्या हाल होगा? सोफिया ने अपना हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश की और शर्माते हुए बोली, आपको शर्म नहीं आती? अभी हमारी शादी नहीं हुई है और आप इस तरह रात के अंधेरे में यहाँ आ गए। अगर नानी ने देख लिया तो वो क्या सोचेंगी? सरफराज ने ठहाका लगाया और उसके चेहरे के करीब आते हुए बोला, दादी तो खुद चाहती है कि उनका पोता जल्द से जल्द सुधर जाए, और तुम्हें तो पता है कि सुधरने के लिए टीचर का पास होना कितना जरूरी है। सोफिया ने उसे तीखी नजरों से देखा और मुस्कुरा दी। आप कभी नहीं सुधरेंगे। आपकी इंग्लिश तो वैसे ही नालायक वाली है और तमीज के मामले में तो आप अब भी जीरो है। सरफराज ने उसका दुपट्टा अपनी उंगलियों में लपेट लिया। तमीज का तो पता नहीं सोफिया, मगर इस जमींदार का दिल अब तुम्हारी कैद में है और कैदी कभी बदतमीजी नहीं करते, सिर्फ गुजारिश करते हैं कि उन्हें उम्र भर की सजा सुना दी जाए। सोफिया का दिल उसकी बातों से पिघलने लगा। उसने खामोशी से अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया और दूर आसमान पर चमकते सितारों को देखने लगी। उसे लग रहा था कि ये उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात है, जहाँ कोई डर नहीं था, बस मोहब्बत का एहसास था। शादी का दिन आया तो सोफिया का दिल धक धक कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रही है। पार्लर वाली ने उसे लाल रंग के भारी जोड़े में तैयार किया। सोफिया आईने में खुद को देखकर पहचान नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में काजल और माथे पर झुमर उसे किसी शहजादी जैसा रूप दे रहे थे। दूसरी तरफ सरफराज भी सफेद शेरवानी और सिर पर पगड़ी बांधे कमाल का रौबदार लग रहा था। उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि आज वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाला है। जब मौलवी साहब ने निकाह के शब्द पढ़े और सोफिया ने 3 बार कबूल है कहा, तो जैसे उसके दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया और उसकी जगह सुकून ने ले ली। सोफिया के सिर पर लाल दुपट्टा था, जिसके किनारों पर लगी भारी लेस उसके झुके हुए सिर के साथ नीचे लटक रही थी। उसके हाथ मेहंदी से रंगे हुए थे और वो लगातार अपनी उंगलियों को आपस में मसल रही थी। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे खुद अपने कानों में सुनाई दे रही थी। रात को मेहमानों के जाने के बाद सरफराज बेताबी से अपने कमरे की तरफ बढ़ा, जहां उसे अपनी नई जिंदगी का स्वागत करना था। उसे याद आया जब वो स्क्रीन के पीछे बैठकर सोफिया को तंग करता था, और आज वही सोफिया हकीकत में उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। उसे एहसास हुआ कि तकदीर के खेल कितने निराले होते हैं। अचानक दरवाजा खुलने की हल्की सी आवाज हुई और सोफिया के पूरे वजूद में एक थरथराहट सी दौड़ गई। सरफराज दबे कदमों से अंदर दाखिल हुआ और उसने धीरे से दरवाजे की कुंडी लगा दी, जिसकी आवाज उस खामोश कमरे में किसी धमाके से कम नहीं थी। सरफराज के कदमों की आहट बेड के पास आकर रुक गई। उसने कुछ पल खामोशी से अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत को देखा, जो लाल जोड़े में लिपटी किसी परी की तरह उसके सामने बैठी थी। सरफराज ने बेड के किनारे बैठकर बहुत नरमी से सोफिया के घूंघट को पीछे सरकाया। सोफिया की झुकी हुई पलकें और शर्म से लाल होता चेहरा देखकर उसकी सांसें थम गई। सरफराज ने अपनी कांपती उंगलियों से सोफिया के चेहरे को थोड़ा ऊपर उठाया ताकि उसकी आंखों में देख सके। सोफिया ने हिम्मत करके नजरें उठाई तो सामने सरफराज का वो दीवानापन था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। सोफिया, क्या मुझे वाकई यकीन कर लेना चाहिए कि तुम मेरी हो गई हो? क्या ये सच है कि वो तीखी आवाज वाली टीचर अब हमेशा के लिए इस जमींदार की जीवन साथी बन चुकी है? सोफिया के होठों पर एक शर्मीली सी मुस्कुराहट आ गई। फिर सरफराज ने सोफिया के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए, जो मेहंदी की खुशबू से महक रहे थे। उसने बारी बारी सोफिया की हथेलियों को चूमा और फिर उन पर अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे उस एहसास को अपनी रूह में उतार लेना चाहता हो। तुम्हारे इन खूबसूरत हाथों की लकीरों में मेरा नाम लिखा जाना कुदरत का मुझ पर सबसे बड़ा एहसान है। सोफिया, तुम नहीं जानती कि जब तुम उस गोदाम में दुश्मनों के चंगुल में थी, तो मुझे अपनी जान से ज्यादा तुम्हारी इज्जत की फिक्र थी। सोफिया ने उसके जख्मी हाथ की तरफ देखा और फिर धीरे से उसे छुआ। सरफराज ने मुस्कुराकर उसे तसल्ली दी। ये जख्म तो मेरे लिए इनाम है, क्योंकि इसी ने मुझे तुम तक पहुंचाया है। फिर सरफराज ने सोफिया की बालों की लट को उसके कान के पीछे किया और उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगा। मैंने शहर की बहुत सी रोशनाइयां देखी है, मगर तुम्हारे इस मासूम चेहरे पर जो नूर है, वो किसी चिराग में नहीं है। तुम्हारी आंखें जब गुस्से से चमकती थी तो मैं डर जाता था, मगर अब जब इनमें अपने लिए मोहब्बत देख रहा हूँ, तो मेरा जी चाहता है कि मैं सारी उम्र इन्हीं में डूबा रहूं।
सोफिया ने शर्मा कर अपना सिर सरफराज के चौड़े सीने पर रख दिया, जहाँ शेरवानी के नीचे उसका दिल धड़क रहा था। सरफराज ने उसे अपनी बाहों के घेरे में लिया था। सोफिया, मुझे इंग्लिश तो शायद कभी ठीक से ना आए, मगर मैंने मोहब्बत का वो सबक सीख लिया है जो किताबों में नहीं होता। उसने सोफिया के माथे को चूमा और फिर झुककर उसके पाँव की तरफ देखा, जहाँ चांदी की पायल उसके गोरे पैरों की शोभा बढ़ा रही थी। सरफराज घुटनों के बल बैठकर सोफिया के पाँव को अपने हाथों में लेने लगा, तो सोफिया ने घबराकर उसे रोकना चाहा। सरफराज, ये आप क्या कर रहे हैं? अब आप मेरे शौहर हैं, आपको ये शोभा नहीं देता। मगर सरफराज ने बड़े प्यार से उसके पाँव पर अपने होठ रख दिए। मोहब्बत में कुछ नहीं देखा जाता सोफिया, मैं तुम्हारे इन कदमों को भी खुशी खुशी चूम सकता हूँ। सोफिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सरफराज को उठने का इशारा किया और जब वो दोबारा उसके करीब बैठा तो सोफिया ने तय किया कि वो उसकी जिंदगी को खुशियों से भर देगी। कमरे में फैली खुशबुएं उनके नए सफर की गवाही दे रही थी। कल से हमारी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होगा, जहाँ तुम्हें इस हवेली को हमेशा संभालना है, और मेरे जैसे जिद्दी इंसान को भी। सोफिया ने शरारत से जवाब दिया, जिद्दी इंसानों को सीधा करना तो एक टीचर को बहुत अच्छे से आता है। मिस्टर सरफराज, आप फिक्र ना करें, कल सुबह से आपकी स्पेशल क्लास दोबारा शुरू होगी। सरफराज ने ठहाका लगाया और उसे अपने और करीब कर लिया। अब क्लास के रूल्स बदल जाएंगे, अब सजा भी प्यार की होगी और इनाम भी। सोफिया ने उसके सीने पर हाथ मारकर उसे खामोश कराया और दोनों एक दूसरे की करीबी में वो सारे दुख भूल गए जो उन्होंने इस मंजिल तक पहुंचने के लिए सहे थे। हवेली के आंगन में चांदनी बिखरी हुई थी और कमरे के अंदर दो दिल एक होकर धड़क रहे थे, जहाँ अब सिर्फ सुकून था और वो मोहब्बत जो जमानों तक याद रखी जानी थी। सोफिया को महसूस हुआ कि उसका शहर से इस गांव तक का सफर दरअसल उसकी तकदीर का लिखा हुआ वो खूबसूरत फैसला था, जिसने उसे एक मुकम्मल इंसान बना दिया था। और सरफराज के लिए सोफिया उसकी वो जीत थी जिसके आगे पूरी दुनिया की जागीरें कम थी। सरफराज उस वक्त खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत मर्द समझ रहा था, क्योंकि जब वो क्लासेस के दौरान सोफिया की डीपी में उसकी खूबसूरत तस्वीर देखता था तो दंग रह जाता था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे इस तरह और इतनी आसानी से मिल जाएगी। सोफिया भी हवा में उड़ रही थी। उसे शुरू से ही रौबदार मर्द अच्छे लगते थे, लेकिन कभी उसने भी नहीं सोचा था कि वो कभी गांव में इस हाल में होगी। उसका दिल चाह रहा था कि एक पल के लिए भी सरफराज उससे दूर ना हो। शादी के कुछ महीने गुजरे थे कि हवेली की फिजाओं में एक नई खुशी की महक घुल गई। जब सोफिया ने सबको एक खुशखबरी सुनाई कि वो माँ बनने वाली है, तो सरफराज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो जमींदार जो कभी अपनी मूंछों पर ताव देकर हुक्म चलाता था, अब सोफिया के सामने भीगी बिल्ली बना घूमता था। सोफिया, तुम बेड से नीचे पैर नहीं रखोगी। तुम्हें जो चाहिए बस आवाज दो, सब हाजिर हो जाएगा। सरफराज दिन भर उसके पीछे पीछे जूस और फल लेकर घूमता। सोफिया हंसते हुए कहती, मिस्टर सरफराज, मैं प्रेग्नेंट हूँ, बीमार नहीं। जरा अपनी ये जमींदारी कम कीजिए और मुझे शांति से सांस लेने दीजिए। वक्त गुजरता गया और सोफिया की सेहत का ख्याल रखने में सरफराज ने दिन रात एक कर दी। रात में जब सोफिया को बेचैनी होती तो सरफराज घंटों जाग कर उसके पैर दबाता। शहर की वो नाजुक सी लड़की अब हवेली की धड़कन बन चुकी थी। 9 महीने बाद सोफिया ने एक गोल मोटल बच्चे को जन्म दिया। उस्मान खान ने खुशी में पूरे गांव में मिठाई बंटवाई। जब सरफराज ने पहली बार अपने बेटे को गोद में लिया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बच्चा बिल्कुल सरफराज की तरह दिखता था। देखो सोफिया, हमारा छोटा नवाब आ गया। सरफराज ने झुककर सोफिया के माथे को चूमा। सोफिया ने थकी हुई मगर सुकून भरी मुस्कुराहट के साथ बच्चे को देखा। अब इसकी शरारतों को संभालने के लिए तैयार रहिए मिस्टर सरफराज, क्योंकि ये टीचर अब रिटायर होने वाली है। सरफराज ने बच्चे को सोफिया की गोद में लिटाया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम रिटायर नहीं हो सकती सोफिया। अभी तो तुम्हें इसे और मुझे दोनों को अपनी क्लास में सीधा रखना है। हवेली के पालने में सुकून से सो रहा वो नन्हा बच्चा अब सरफराज और सोफिया की मोहब्बत की निशानी था। ऑनलाइन क्लास से शुरू हुआ वो सफर अब गांव की इस हवेली में एक नई जिंदगी की शुरुआत के साथ हमेशा के लिए अमर हो गया था। सच्ची मोहब्बत न सिर्फ इंसान का नजरिया बदलती है, बल्कि उसके अहंकार को भी मिटा देती है। जब दो अलग सोच वाले लोग एक दूसरे की परवाह करना सीख जाते हैं, तो नफरत भी एक खूबसूरत रिश्ते में बदल जाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये प्यारी सी लव स्टोरी आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।
नई कहानियों के सफर से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।